This is the score of one of our student in IELTS. He got it band in his writing module. तो क्या इस बच्चे ने चीज़ें यूज़ की, क्या वो 8 सिंपल स्टेप्स थे जो इस बच्चे ने फॉलो किए और एक मंथ में ही लगभग इसने अपना स्कोर जो आपका 6 था वो 8 तक चला गया। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा हर एक स्टेप जो इस बच्चे ने यूज़ किया, लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप 8 के 8 स्टेप आप कवर करते हुए जाएंगे। जो 6 और 7 स्टेप है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो बच्चे नॉर्मली गलतियां करते हैं। तो ये कौन से स्टेप हैं, इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो अच्छे से अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। मतलब बहुत ही बेनिफिशियल, बड़ी ही अच्छी बातें जो आईडीपी सजेस्ट करता है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। 8 सिंपल स्टेप्स या फिर 8 स्टेप्स टू गेट 8 बैंड इन योर आइल्स राइटिंग। ओके, तो आपके सामने मैं प्रॉपर सीधा वेबसाइट से आईडीपी की वहाँ से अपना नोट्स लेकर आए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है देखो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। मतलब इसमें आंसर टू द रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि एक तो आपने जो भी लिखना है उसका जो टास्क रिस्पॉन्स है बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप को टॉपिक पोल्यूशन का दिया है और आप इन्वायरमेंट के बारे में ही लिखी जा रहे हो, पोल्यूशन की कोई बात ही नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन है उसका रेलेवेंट आंसर देना है। क्या लिखा है, मेन मेन बातें मैं आपको इसमें बता दूंगा। इफ़ यू, कई बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन को बड़ा बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं जिनके कारण टास्क रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है। देखो सबसे पहले जनरल लाइन जो लिखते हैं उसकी जरूरत नहीं होती, इसमें आप देख सकते हो। इफ़ यू जनरलाइज टू मच एंड नॉट स्पेसिफिक इनफ दिस विल अफेक्ट योर आइडियाज एंड प्रेजेंटेड टू द एग्जामिनर। ज़्यादा जनरलाइज नहीं करना होता चीज़ों को, ठीक है, सीधा डायरेक्ट बात करनी होती है। अब मैं बता भी देता हूँ डू और डोंट्स, ठीक है, इसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, रेलेवेंट टू द क्वेश्चन वाले का क्या मतलब है। पहला डू, भी क्या करना चाहिए, मेक श्योर योर आइडियाज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। पूरा आइडियाज जो हैं डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए आपके क्वेश्चन को, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं मारनी। यूज आइडियाज एंड एग्जाम्पल्स दैट आर फेमिलियर विद एंड रिटेल डायरेक्टली टू द टॉपिक। ऐसे आइडियाज और ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं भी आपने कोई आइडिया कौन सा एग्जाम्पल आप जस्ट नॉर्मल वो क्या कर रहे हो ऐसे ही परसेंटेज दे दी वो दे दी, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। तो ऐसा नहीं करना। एक्सटेंड योर आंसर टू इंक्लूड ए नंबर ऑफ आइडियाज विच विल सपोर्ट टू द क्वेश्चन। ये कोई मैटर नहीं है अभी एक आइडिया लिखना है, 2-3 आइडियाज लिखो, नंबर ऑफ आइडियाज लिखो, बस वो सपोर्ट करते होने चाहिए आपके क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर जनरलाइज्ड, एक तो बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही जनरल लाइन इतनी बड़ी लिख देते हैं, ओवर जनरलाइज करने लग जाते हैं, एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, वो गलत बात है। एक तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो तो आपको पता ही है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। दूसरा, प्रोड्यूस ए मेमोराइज ऐसे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ बच्चों को कि क्या नहीं करना, मेमोराइज ऐसे। एक तो जनरल लाइन जो आप डालते हैं वो नहीं डालनी, ऊपर से जो आप थेसिस लिख देते हो दिस ऐसे विल एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ, वो नहीं डालनी। वो जनरल लाइन, ओ सॉरी, वो मेमोराइज लाइनें हैं, वो आपने याद की हुई है, हर एक ऐसे में डालते हैं, वो गलत है, वो नहीं डालनी। आईडीपी की साइट है, सीधा है, जाकर भी देख सकते हो आप, जहाँ से आप पेपर बुक करते हो उसी साइट में से। ये देखो प्रेजेंट एंड रीसेंट एग्जांपल में आपने ऐसे रीसेंट रिसर्च वाले डाटा वाले नहीं डालने जिसमें 40% ऑफ ऑल मैन ऐसे आप एग्जांपल डाल देते हो, ये सीधा लिखा हुआ है डोंट। तो ये चीज़ें आपने नहीं डालनी। तो पहला स्टेप है आंसर टू द रेलेवेंट क्वेश्चन। जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसका सीधा स्पष्ट सिंपल आंसर दो, आपके बैंड 8 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड आपको कह रहा है अभी आंसर ऑल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब कई बच्चों को ये नहीं पता अभी पार्ट से क्या मतलब है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा बड़े अच्छे से। हर एक चीज़ यहाँ पे डू एंड डोंट्स हैं, हर एक चीज़ के लिए आपको पता चल जाएगा, बड़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर होंगी। सबसे पहले तो आपने देखना है क्वेश्चन टाइप कैसा है, उसमें कितने पार्ट्स बनेंगे, कईयों को यही नहीं पता, और क्या ओपिनियन रिक्वायर्ड है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट वाले, उसमें कितने पार्ट बनेंगे, एक पार्ट, ठीक है। एक तो इसमें आप दो भी बना सकते हो, एक या दो पार्ट इसमें बनेंगे, 1 to 2। दूसरा पेज था उसमें 1 to 2 दिया हुआ था। फिर जो तो बच्चे पार्शली एग्री हो रहे हैं वो बनाएंगे दो पार्ट्स, एक बीबी बनेगा एग्री का, दूसरा बनेगा डिसएग्री का। जो लार्जली एग्री हो रहे हैं उसमें बनेगा एक पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे एक पार्ट लिखा हुआ है। आप जस्ट बनाओगे यस आई एग्री, यहाँ पर एग्री या डिसएग्री का, और उसमें आप बताओगे क्यों आप एग्री और डिसएग्री हो। अगर आपके पास डिस्कस बोथ व्यू वाला है उसमें बनेंगे 3 पार्ट्स,
तीन पार्ट्स कैसे बनेंगे, एक तो आपका दोनों व्यूज़ के और एक बनेगा आपके ओपिनियन का। और वाई इज़ दिस, गिव द रीज़न एंड सोल्यूशन, इसमें कितने बनेंगे, तीन क्वेश्चन है तो तीन पार्ट बनेंगे, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में दो पार्ट बनेंगे। वाई इज़ दिस सो, इफेक्ट सोसाइटी और इंडिविजुअल, इसमें भी तीन पार्ट बन गए क्योंकि तीन क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन जितने हैं उतने आपने पार्ट्स को एड्रेस करना है। आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, हर एक पार्ट को आपने एड्रेस करना है, आंसर देना है। जितने पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। और डू और डोंट्स क्या हैं इसमें वो आप थोड़ा सा नोट करो। सबसे पहले डू में क्या चीज़ करनी है आपने, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड हाउ मेनी पार्ट्स। पहले देखो कौन सा टाइप है, टू व्हाट एक्सटेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्री डिसएग्री है, जो भी है देखो भी कितने पार्ट बनेंगे। सबसे पहले प्लानिंग में ये देख लो, सारे पार्ट्स को आपने सपोर्ट करना है सारे ऐसे में, ठीक है। एक सिमिलर लेंथ के पैराग्राफ बनाने हैं, मैं सीधा सीधा आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। वॉच फॉर द प्लूरल्स इफ़ यू आस्क टू गिव एडवांटेजेस, अगर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, अगर ऊपर दिया हुआ ना व्हाट आर द एडवांटेजेस, अगर एस लगा है पीछे तो प्रेजेंट है मिनिमम टू, तो दो एडवांटेजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं आप एक ही लिख के चले जाओ, क्वेश्चन में देखना है एडवांटेजेस है या अकेला एडवांटेजेस, प्लूरल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। वॉच फॉर एंड यू नीड टू कमेंट नो मोर देन वन एलिमेंट, अगर तो एंड और का भी ध्यान रखना है। अगर तो और है तो आप दोनों में से एक चीज़ लिखोगे, अगर एंड है तो आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो एंड और का ध्यान रखना है। और 250 आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से ध्यान से देखनी है, एंड और का प्लूरल्स का ध्यान देना है, बड़े बच्चे गलती करते हैं। तो क्या नहीं करनी, इग्नोर द पार्ट्स, कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं पार्ट्स को, उनका पता ही नहीं है कितने पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट बना कर आए थे, एक ऐसे एक बीपी में लिख कर आए थे, वो गलत है। अज्यूम दैट योर ओपिनियन इज क्लियर, यूज फर्स्ट पर्सन टू इंश्योर द एग्जामिनर इट्स योर ओपिनियन आई थिंक। देखो कई बच्चों को ये लगता है कि मैं अपना ओपिनियन ही दे दूँ हर जगह, वो गलत है। डोंट, ऐसा नहीं करना भी, ऐसे ही कहीं भी आप लिख दो इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, अगर पूछा है तो ही लिखना है, नहीं तो गलत है। टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू से, मैं ये हमेशा कहता हूँ भी थीसिस में अगर आप कह नहीं देते दिस विल एक्सप्लेन एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जो आप इंट्रो में ही थीसिस में लिख देते तो वो नहीं लिखना। डोंट टेल द एग्जामिनर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू से या व्हाट यू सेड, क्या तुमने कह दिया है या कहने जा रहे हो, ये चीज़ें नहीं बतानी उसको, ठीक है। जो ऐसे है उसी के हिसाब से सिंपल सीधा लिखो, ठीक है। प्रोड्यूस शॉर्ट ऐसे भी नहीं लिखना, ठीक है। तो दूसरा जो आपका स्टेप था, हर एक पार्ट को एड्रेस करना है, ये चीज़ ध्यान से देख लो, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सारी का। चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो 7th और 8th हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, तो अच्छे से वीडियो कंप्लीट देखो। सो ऑर्गेनाइज योर एसे लॉजिकली विद क्लियर प्रोग्रेशन विद यूजिंग लिंकिंग फ्रेजेस। इसका क्या मतलब है, लिंकिंग फ्रेजेस का बहुत रोल रहता है ऐसे में, बच्चों को पता ही नहीं है कौन सी फ्रेजेस, कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, कनेक्टर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टर्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो इस चीज़ को अच्छे से देखो। एक तो उन्होंने पहले ही कह दिया है भी एक अच्छा क्या होता है, ऐसे क्या होता है, इफ़ यू आस्क्ड टू प्रेजेंट बोथ व्यूज एंड योर ओपिनियन, मान लो आपके पास बोथ व्यू और ओपिनियन का आ गया, तो स्टेट योर ओपिनियन इन द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे। बच्चे क्या करते हैं, इंट्रो में अपना ओपिनियन नहीं देते, जस्ट लिख के चले जाते हैं आगे वाले ऐसे में दोनों व्यूज डिस्कस करूंगा, नहीं करना। स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही ऐसे की इंट्रो में ही आपने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। देन उसके बाद दोनों को आपने डिस्कस करना है व्यूज़ को। यू कैन कम बैक टू योर ओपिनियन देन कंक्लूड द एसे, ठीक है। उसके बाद आप अपने कंक्लूजन पे दोबारा आ सकते हो, स्टार्टिंग में भी देना है, लास्ट में भी दे सकते हो। दिस इज द लॉजिकल वे टू प्रेजेंट आइडिया, ये लॉजिकल वे है, समझ लगी। इंट्रो में आपने ओपिनियन देकर जाना है, डिस्कस बोथ व्यू वाले में। और क्या करना है, डू में देखते हैं। यूजिंग द रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड एंड प्रेजेंट, डोंट ओवर यूज दैम। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े ही ज़्यादा लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग से टू बिगन विद, मोर ओवर, टू एक्सप्लेन इट, फॉर एग्जाम्पल, फर्दर मोर, सेकेंडली, थर्डली। डोंट ओवर यूज द लिंकिंग वर्ड्स गाइस, गलत हो जाएगा, बैंड नहीं आएंगे, ठीक है। यूज एडवर्बियल फ्रेसेस रेदर देन सिंगल बेसिक लिंकर। एडवर्बियल फ्रेसेस का मतलब है कि एक ही लाइन में आप दो चीज़ों की बात करके उस लाइन को लंबा खींच दो, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेजेस का यूज़ कर दो, दो चीज़ों को, एडवर्ब्स को यूज़ करके एक ही लाइन में उसका आंसर दे दो, तो वो अच्छा एक्सप्लेन के लिए थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप भी बन जाता है। तो
एक ही लाइन में आप दो तीन चीज़ें मिक्स कर दो, ठीक है। यूज़ रेफरेंसेस सब्स्टिट्यूशन टू अवॉइड रेपुटेशन लाइक दिस दैम। देखो अगर आपके कोई प्रॉब्लम के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, देन आप यूज़ कर सकते हो, बार बार पर्सन का नाम नहीं लिखना, उसमें दिस दैम या दिस प्रॉब्लम, दिस इशू ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, इससे रेपुटेशन नहीं होगी, ठीक है। यूज़ पंचुएशन, बच्चे गलतियाँ बहुत करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता कोमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, तो ये चीज़ें आपके इस थर्ड स्टेप में अच्छे से आपको पता चलेगी भी पंचुएशंस का ध्यान रखना है। पंचुएशन बच्चे देखते ही नहीं है। मेक श्योर योर आइडियाज़ आर सीक्वेंस करेक्टली, अपने आइडियाज़ को अच्छे से सीक्वेंस करो, ठीक है। पहला आइडिया पहला, देन एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है आइडिया के बाद आइडिया, आइडिया के बाद पहले ऐसे की एक्सप्लेनेशन देने लगे पहले, वो गलत है। मेक श्योर योर आइडियाज आर लॉजिकल एंड ईजी टू फॉलो, ये तो पता ही आपको। यू सेपरेट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और बीपीज को अलग अलग दिखना चाहिए भी, हाँ भी आपने सेपरेट डाल दिया है। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा उसी लाइन से स्टार्ट कर देते, पता ही नहीं लगता सेपरेट हुए हैं नहीं। यूज़ वन पैराग्राफ फॉर ईच आइडिया, वो बात आ गई पहले वाली। अब क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी, डोंट अच्छे से देखा करो, ये आपकी गलतियां हैं। ओवर यूज़ द बेसिक लिंकर लाइक फर्स्टली। देखो कई बच्चे फर्स्टली सेकेंडली, मैं आपको ना ये चीज़ यहाँ पे ना आगे आएगा क्लियर करूँगा कि क्या यहाँ पे मैंने वर्ड्स हैं, बैड वर्ड्स कौन से बताए हैं आईडीपी ने और अच्छे वर्ड कौन से हैं। ये जो फर्स्टली सेकेंडली है ये कह रहे हैं भी मत यूज़ करो, सेकेंड फर्स्टली की जगह पे यूज़ करो द फर्स्ट रीज़न, द प्राइम रीज़न। तो ये चीज़ें आप ऐसे लिंकिंग वर्ड ओवर यूज़ मत करो, मत यूज करो, नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद लिंकर। कई बच्चों का ना, मैं हमेशा कब से वीडियोस में बोल रहा हूँ भी एकदम से हर एक ऐसे हर एक सेंटेंस के आगे लिंकिंग वर्ड मत लगाने लग जाओ। कई बच्चों की आदत है फर्स्ट लाइन लिख दी देन मोर ओवर आफ्टर दैट, हर एक ऐसे को लिंकर से मत स्टार्ट करो, गलत है, ठीक है। यूज नंबर्स और एब्रीवेशन, ऐसे जो नंबर्स और एब्रीवेशन एटसेट्रा एंड प्लस माइनस ये चीज़ें नहीं अलाउड, ओके, डोंट में। हेडिंग्स और सब हेडिंग कई बच्चे बना देते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग आगे सोल्यूशन, ये आगे सोल्यूशन नहीं, वो भी गलत है, नहीं अलाउड। उसके बाद अंडरलाइन द वर्ड्स, कई बंदे अंडरलाइन करने लगते हैं, वो भी गलत है। यूज़ वन सेंटेंस पैराग्राफ, सारा ऐसे एक पैराग्राफ में लिख देना, वो भी गलत है। स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद लिंकिंग द, वो पहले वाली बात ही आ गई भी हर एक सेंटेंस को लिंकिंग वर्ड से लिंकिंग डिवाइस से करना, वो गलत है। तो ये चीज़ें आप देख लो, डोंट वाली हर एक ऐसे में हर एक स्टेप में बताता जाऊंगा, ये चीज़ें आप ध्यान से देख लो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। उसके बाद फोर्थ स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइज यूर एसे इनटू द पैराग्राफ। अब कैसे पैराग्राफ्स बनाने हैं, कैसे पैराग्राफ बनाने हैं। अब पैराग्राफ के लिए आप एक स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, पील स्ट्रक्चर। पील स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, पहले पॉइंट लिखो, देन एग्जाम्पल दो, एक्सप्लेन करो और लिंक करो। लिंक यहाँ पे पॉइंट का आपको मतलब है भी पहले अपना आइडिया लिखो, एग्जाम्पल दे सकते हो पहले आप, चाहे पहले आप एक्सप्लेनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वाई द एविडेंस पोर्ट, इसकी एक्सप्लेन करो, और ट्रांजिशन द नेक्स्ट टॉपिक और पैराग्राफ, ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट, और उसी में ही जब आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे ना, उसके बाद एक ऐसा ट्रांजिशन डालो जो कनेक्ट करे आपके अगले बीपी को, अपने अगले आइडिया को पीछे वाले के साथ। तो ऐसा आप एक कोहेरेंस एंड कोहेशन आपका इम्प्रूव होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए टू वर्ड एक्सटेंट वाला ऐसे है, इसमें कितने पैराग्राफ बनेंगे, 4 से 5। कैसे 4 से 5, एक पैरा इंट्रोडक्शन का, एक पैरा एग्री का, दूसरा पैरा दूसरे रीजन एग्री का, तीसरा पैरा बनेगा पोसेशन वाई आई डोंट डिसएग्री, छोटा सा पैसेज एक डिसएग्री का भी बनाना है। कई बच्चों को लगता है भी टू वर्ड एक्सटेंट वाले में सिर्फ एग्री एग्री लिख के आ जाऊँ, नहीं होता। छोटा सा पैरा एक डिसएग्री का बनेगा जिसमें आप वो भी बताओगे क्यों डिसएग्री और कंक्लूजन। ये 5 ऐसे आपके इसमें बनेंगे 5 पैराग्राफ। दूसरा डिस्कस बोथ व्यू वाले में इंट्रोडक्शन, पहला व्यू, दूसरा व्यू, आपका ओपिनियन और आपका कंक्लूजन। ऐसे ही वाई दिस, गिव रीजन एंड सोल्यूशन, वाई दिस, इंट्रोडक्शन, वाई, देन रीजन, फिर सोल्यूशन और कंक्लूजन, 5। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए इनमें। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला, उसमें बनेंगे 4, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज और आपका कंक्लूजन। देन वैसे ही ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप वाला ही आ गया, इफेक्ट और रीजन सोल्यूशन आप कह सकते हो। वाई, इफेक्ट, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, कंक्लूजन। जितने क्वेश्चन है उतने पैराग्राफ बना के इंट्रो और कंक्लूजन ऐड कर देना है। तो ऐसे आपके प्रॉपर पैसेजेस होने चाहिए इसमें,
तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए भी, कैसे कैसे पैसेज जाते हैं, कितने पैसेज कौन से टाइप में आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो बढ़ते हैं अपना स्टेप नंबर 5 पे। थोड़ा सा इसमें डू एंड डोंट्स देख लो, इसमें डू एंड डोंट्स रह गए। सो क्या करना है, यूज़ द पैराग्राफ, तो आपको बताया ही है, लिंकर्स बिटवीन विद इन द टू पैराग्राफ, टू पैराग्राफ के बीच में आप लिंकर्स लगा सकते हो, हर सेंटेंस के आगे नहीं लगाना। लीव द स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ ए लाइन, हर पैसेज के जब नया बीपी शुरू करोगे एक लाइन छोड़नी है। यूज़ पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक, हर टॉपिक के लिए अलग पैराग्राफ होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। क्या नहीं करना ये आपको मैंने बता दिया, एक सेंटेंस में नहीं लिखना, वेरी लॉन्ग पैराग्राफ नहीं बताने, डेट कवर द होल पेज, हर सारा आइलेट्स का पेज ही कवर कर दो, वो नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देन आप हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जिसमें आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें वोकैबुलरी से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 5 जो है वोकैबुलरी से रिलेटेड। यूज़ लेस कॉमन वोकैबुलरी एंड स्पेल इट करेक्टली। लेस कॉमन का क्या मतलब है, मैं हर एक ऐसे में बताता रहता हूँ, नेचुरल वोकैब यूज़ करो, नेचुरल वोकैब करो। अब आपको पता चलेगा क्या होती है। देखो यहाँ पे दो तरीके की होती है वोकैबुलरी। एक तो कॉमन टर्म होती है, दैट आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस वी यूज़ एवरीडे लाइफ, आप जो हर अपने दिन या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या डेली हैबिट्स में यूज़ करते हैं, वो होती है कॉमन। और अनकॉमन क्या आती हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए ही यूज़ करते हैं, या जिसमें अपन फ्रेजल वर्ड या आइडियोमेटिक लैंग्वेज डालते हैं, वो होती हैं अनकॉमन। अब यहाँ पे आपने कैसी लैंग्वेजेस डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया, आप ना आप जैसे जनरली आप माइनर नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं माइनर, लेकिन माइनर बोल देते हैं आप वह बच्चा जो 18 साल से नीचे हो, है ना। तो ऐसी जो लैंग्वेजेस में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ना मैं आपको दो चार चीज़ें बताता हूँ। क्या सबसे पहले मैं आपको वोकैब बताता हूँ, वेट करो, वेट नेक्स्ट स्टेप में जाएगा क्या ये, चलो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। सबसे पहले आप डू एंड डोंट्स देख लो, वोकैबुलरी में आपको पता चलेगा कौन सी यूज़ करनी है कौन सी नहीं करनी। यूज़ प्रिसाइज वर्ड चॉइस। यूज़ प्रिसाइज वर्ड चॉइस, आपकी जो वर्ड चॉइस होनी चाहिए वो बड़ी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने इफ़ यू आर डिस्कसिंग ए चाइल्ड क्राइम, अगर आपका जो पैसेज है चाइल्ड क्राइम के बारे में, यू कुड चूज द वर्ड माइनर एज इट इज़ लीगल टर्म, आप माइनर वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये लीगल टर्म है। यूज टू डिस्क्राइब द चिल्ड्रन अंडर एज 18, क्योंकि वो अंडर एज 18 है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लो, वर्ड्स दैट आर ओल्ड फैशन नॉट यूज इन डेली एवरीडे स्पीच शुड नॉट बी यूज। ऐसे वर्ड्स जो कि ओल्ड फैशनड हैं, जो आप डेली जो लैंग्वेज बोलते हो उसमें यूज़ नहीं करते, तो वो अपने ऐसे में भी यूज़ करने। जो आप बड़े बड़े वर्ड याद कर लेते हो ना, जो आप यूज़ ही नहीं करते डेली लैंग्वेज में, वो भी डालने लग जाते, वो गलत है। इफ़ यू चूज ए सिनोनिम द मीनिंग मस्ट बी द सेम, मस्ट नॉट अल्टर द आइडिया बीइंग प्रेजेंटेड। कई बच्चों को सिनोनिम्स तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको इनका पता नहीं होता भी हाँ भी उसका मतलब सेम है कि नहीं। जैसे मासिस वर्ड यूज़ करते हो, वो गलत होता है यार, उसका वो मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अडोलसेंट टीनेजर्स हैव क्लोज्ड मीनिंग कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर टोडलर बेबी हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग। ये वर्ड बच्चे बेबी के लिए ये वर्ड टोडलर यूज़ करते हैं। मुझे भी एक कमेंट आया होता, सर मैंने एक वोकैबुलरी भी बनाई थी, उसमें बेबी के लिए उसने ये वर्ड नीचे सजेस्ट किया, तो ये वर्ड का मतलब अलग है। तो आप उन चीज़ों को देखो भी कौन से वर्ड हैं कौन से नहीं, हो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डूइंग। यूज लैंग्वेज डैट वी यूज़ इन एवरीडे स्पीच, वही चीज़ यूज़ करो जो हर चीज़ आप डेली यूज़ करते हैं। जैसे यार मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पंजाबी बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, आगे वाले बंदे को समझ लग जाती है। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स कर दोगे, वो उसको कैसे समझ लगेगा। ऐसे में आप इतना कॉम्प्लेक्स डाल देते हो, इतने वर्ड कॉम्प्लेक्स डाल देते हो, ऐसे वर्ड्स लाते हो जो यूज़ ही नहीं करता, वो एग्जामिनर भी यूज़ नहीं करता, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने। यूज़ द वर्ड डैट यू अंडरस्टैंड, आपको भी जो समझ आए वही यूज़ करने हैं। यूज़ वर्ड एंड फ्रेजेस डैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक, वही यूज़ करो जो टॉपिक से रिलेटेड है। यूज़ कोलोकेशंस फ्रेजल वर्ब्स, जैसे ऐसे वर्ड यूज़ करो जो इकट्ठे आते हैं ना, जो नेचुरली ही इकट्ठे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मेजर इश्यूज, है ना, प्रोमिसिंग फ्यूचर, ऐसे वर्ड जो टुगेदर नेचुरली, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं करना, स्पेलिंग्स की गलती नहीं करनी है। मेक टाइप्स टिपोस, ओके, मिक्स अप अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग, तो ये कईयों का बड़ी दिक्कत होती है एक्सेंट में ब्रिटिश की और अमेरिकन में। इसमें एक ही चीज़ डालनी है आपने, दोनों नहीं, दोनों मिक्सअप नहीं करनी, ठीक है, दोनों में से एक डाल दो, ठीक है। यूज़ ए वर्ड विच इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड
it cannot spell it. use a word if you don't understand it or कैन नॉट स्पेल इट। अगर आपको कोई वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो आप उसको स्पेल भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसे वर्ड भी आपने यूज़ नहीं करने। और आपने यूज़ नहीं करने यूज़ इम्प्रेसाइज वर्ड्स लाइक स्टफ एंड थिंग्स, ऐसे वर्ड हैं देखो, स्टफ थिंग्स, ऐसे आप कूल बनते हो वो गलत है। यूज़ ए स्लैंग, गोना वाना गोना, ये भी नहीं यूज़ करना। ओल्ड फैशन वर्ड ये आ गया, मासिस वर्ड गलत है, ठीक है। ये और भी है, मायोपिक व्यूज़, हिथ्रेटो, बहुत से वर्ड्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं। मासिस वर्ड आपके सामने क्लियर है, ये यूज़ नहीं करना, डोंट में। ओवर यूज ऑफ सिनोनिम, वन इज इनफ। स्टार्टिंग में आप पैराफ्रेजिंग करते हो, उसमें बच्चे ना हर एक वर्ड की सिनोनिम के लिए ढूंढते हैं, अभी हाँ भी हर एक वर्ड का सिनोनिम हो, ऐसा नहीं होता। वन इन इज इनफ। एक दो वर्ड भी आप अगर चेंज करके लिख दोगे वही आपकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी, ठीक है। लिंचेस और ईडियम्स का कम यूज़ करें, नहीं, पहली बात तो उन्होंने डोंट ही लिख दिया। यूज़ कॉन्ट्राक्शंस, कांट, डजंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी। कांट को सीधा आप कैन नॉट लिखोगे, डजंट को आप डज नॉट लिखोगे, ऐसे में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी। ओके, सो वी आर गोइंग टू फॉर अवर स्टेप नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़े बच्चों की मिस्टेक है। स्टेप नंबर 6 मतलब डोंट यूज़ मेमोराइज लैंग्वेज, फ्रेजेस एंड एग्जाम्पल। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के बताऊँगा बच्चे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आप भी आपने कौन से करते हो, आप अपना अपना देख लेना, ठीक है। डोंट यूज़ मेमोराइज लैंग्वेजेस, फ्रेजेस और एग्जाम्पल, ठीक है। they are easy for examiner to spot and don't demonstrate your ability to write fluently, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा मेमोराइज्ड होते हैं, बड़े अलग होते हैं, वो एग्जामिनर को सीधे दिख जाते हैं, उनको पता लग जाता है भी ये तो याद करके है, ठीक है। ओवर यूज़ नहीं करना इडियम्स का, लिंचेस का, प्रोवर्ब्स का, ठीक है, स्पेशली स्पीकिंग में, ठीक है। दीज इंक्लूड फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस मत यूज़ करो जैसे ये ग्रास इज द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड, लव इज़ ब्लाइंड, ओल्ड इज़ गोल्ड, ए फ्रेंड इज़ नीड, ए फ्रेंड इज़ इन डीड। ये जो चीज़ें हैं ये कह रहे हैं भी ये चीज़ें मत यूज़ करो भाई, ठीक है। ओवर यूज़ मत करो इन चीज़ों का, ठीक है। अब एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास वोकेबलरी है यहाँ पे, कौन सी वोकेबलरी गुड है, कौन सी बैड है, बैड कौन सी है, गुड कौन सी है, आप देख सकते हो। बच्चे ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं नाउअडेज, ये बैड में आता है, नहीं यूज़ करना है। इसकी जगह पे आप रिसेंट टाइम्स यूज़ करो। कांट नहीं यूज़ करना है, कैन नॉट यूज़ करो। कंट्रोवर्शियल इशू मत लिखो, मेजर देखो, देखो सिंपल वर्ड के ही बैंड है, आईडीपी खुद कह रहा है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स बहुत यूज़ करते हैं, जो गलत है, बैड वोकेबलरी में आ रहा है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है, ठीक है। फर्स्टली मत यूज़ करो, द प्राइमरी रीज़न यूज़ करो। सेकेंडली मत यूज़ करो, लैक ऑफ एजुकेशन इज अनदर रीज़न वाई यूज़ करो। कहीं कहेंगे भी आपको कैसे पता, ये मैं सीधा आईडीपी की साइड पे जाओ, सीधा लिख देगा, सीधा मैं कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ भी बच्चों को। अगर मैं यही चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिख के लाता हूँ तो बच्चों को लगता है भी ऐसे ही गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी क्रक्स ऑफ डिस्कशन, द मेन की, ठीक है। स्टफ और थिंग्स गलत है, इसकी जगह जो भी करेक्ट वर्ड है वो यूज़ है। ऐसे एग्जांपल नहीं लिखना, फॉर एग्जांपल लिखना। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, ये बहुत बच्चे यूज़ करते हैं डिस्कस बोथ व्यू वाले में। देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ए डबल एज स्वॉर्ड, द सोल्यूशन कैन आल्सो कॉज इशू। इन ए नटशेल नहीं यूज़ करना, इन कंक्लूजन यूज़ करना है। समझ लगी बातें आपको? तो ऐसी चीज़ें आपने यूज़ करनी है और ऐसी नहीं करनी, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूज़ ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंसेस बच्चों को ये होता है भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है कौन सा नहीं है, ये चीज़ मैं आपको करता हूँ। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं होता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके लिखना, नहीं। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 बैंड अगर आपने चाहते हैं तो आपकी वैरायटी होनी चाहिए सेंटेंस में, सिंपल भी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए, सारे सेंटेंस होने चाहिए, मिक्स होना चाहिए। ये देखो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ मिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, ओके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुड नॉट बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल थोड़े अच्छे नहीं लिखे हुए, फिर भी मैं आपको अपने वे के साथ बता देता हूँ भी कई बच्चों का क्या होता है, उनको लगता है भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। देखो, आप दो तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक तो आप यूज़ कर सकते हो कंडीशनल, ठीक है, अपना ऐसे इफ़ वाले सेंटेंस से यूज़ करो, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन पे आ गए, इफ़ द स्टूडेंट्स यूज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मोबाइल फ़ोन देन इट कैन लीड देम टुवर्ड हेल्थ इश्यूज, ऐसे,
ठीक है। कंडीशनल या फिर बिकॉज, कई बच्चों को लगता है बिकॉज एक ऐसा ही है, गलत है। नहीं, बिकॉज से जितना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है उतना किसी से भी नहीं बनता। मैं हमेशा बिकॉज वर्ड लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हूँ। ठीक है। इफ़ वाले यूज़ करो, बिकॉज वाले यूज़ करो। कई बच्चों को नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो येट वाले यूज़ कर सकते हो। तो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करोगे तो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है। ऐसे आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनाओ, इफ़ वाले लगाओ, बिकॉज वाले, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो येट, ऐसे कुछ 4-5 आपके याद होने चाहिए आपको जिस चीज़ पे आप बना सकते हो। तो ये होता है स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 8 मतलब कि लास्ट स्टेप है, इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो है ये आपका चेकलिस्ट के रिगार्डिंग है। स्टेप नंबर 8 है चेकलिस्ट। इसका मतलब क्या है भी, आपने जो जो स्टेप पहले देखे हैं क्या वो आपने कवर कर लिए हैं, क्या आपका ऐसे जब आपने कंप्लीट किया है क्या उसको आपने चेक कर लिया है या नहीं कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लगेगा आपको भी सर ये तो क्या स्टेप था, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है भी, अगर आपने ऐसे अपना चेक कर लिया ना, आप अपना एक आधा से एक बैंड बढ़ा सकते हो। उसमें गलतियाँ निकलती हैं। सारा कुछ चेक चेक करो, डिड यू आंसर द ऑल द पार्ट्स, क्या आपने हर एक पार्ट कवर कर लिया है, एग्जाम्पल दे दिया है, स्पेलिंग सही है या नहीं सही, सारा चीज़ वही लिखी हुई है कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं यूज़ किया ऐसा भी जो गलत हो। हर ऐसे को आपने लिंकिंग वर्ड से यूज़ करने किया। तो ऐसे एक आपने चेक लिस्ट एक आपके माइंड में होनी चाहिए और हर एक चीज़ आपने चेक करनी है ऐसे के बाद, तो वही आपका ऐसे बनेगा। समझ लगी। तो ये थे आपके प्रॉपर 8 आपके स्टेप्स। तो मैं सोचता हूँ ये आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रही होगी वीडियो। बाकी काफ़ी लंबी होगी या मेरा भी थोड़ा सा गला वैसा हो चुका है। बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो 8168321916 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। प्रॉपर IDP की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही राइटिंग की क्लास लूँगा। 100% 8 बैंड तक लेकर जाएंगे आप। ठीक है। बाकी वीडियो बढ़िया लगी हो, सॉरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।